हमारे पास एक अखबार का कतरन है और ये कतरन तब का है जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इसमें लिखा हुआ है खबर में कि राज्य के 1000 हरिजनों को मुफ्त बंदूकें दी जाएंगी। उस समय दलित समाज को हरिजन शब्द से संबोधित किया जाता था। मतलब दलितों को उनकी आत्मरक्षा के लिए कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे वो कैबिनेट से इस तरह का डिसीजन लिए थे। और आज के जो मुख्यमंत्री हैं एक दलित आईएएस के हत्यारे को बचाने के लिए कानून बदल देते हैं। हम आप क्या कहते हैं, अगर कोई अपराधी किसी की हत्या कर देता है तो हम लोग चिल्ला चिल्ला बोलते हैं कि हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। और नीतीश कुमार की सरकार क्या कहती है, हत्यारे को माफ़ी दो, माफ़ी दो। तो नीतीश कुमार ने कानून बदल के रिहा कर दिया आनंद मोहन को। इस पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है द प्लूरल्स पार्टी के द्वारा। और हमारे साथ अनुपम कुमार सुमन है, इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने भी पीआईएल दाखिल किया है पटना हाईकोर्ट में। बाकी 2 और लोगों ने भी दाखिल किया है। एक्स आईआरएस हैं और अब पार्टी बना के बिहार में राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि प्लूरल्स पार्टी के द्वारा पीआईएल दाखिल किया गया। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि प्लूरल्स पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लूरल्स पार्टी तो एक राजनीतिक दल है, वो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठा रही है, उठाना चाहिए। लेकिन यह पीआईएल जो है जनहित याचिका, वो बिल्कुल मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत क्षमता के रूप में, व्यक्तिगत कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में मैंने यह पीआईएल दाखिल किया है। पार्टी ने दाखिल नहीं किया है। और उसके पीछे मेरे जो कारण हैं वो भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। यह बात पार्टी को भी अच्छे से पता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। और अन्यथा जो जनहित याचिकाएं होती है वो सामान्यतः किसी के नाम से कर दी जाती हैं। कोई व्यक्ति जनहित याचिका करता है और आप देखेंगे कि अगर वो किसी खास मोटिव से होता भी है तो सामान्यतः लोग इस तरीके से सामने नहीं आते हैं। अगर राजनीतिक दलों के माध्यम से भी किया जाता है तो ये बिल्कुल ही व्यक्तिगत प्रयास है और व्यक्तिगत उद्देश्य है इसके पीछे। और उसका कारण यही है, जैसा आपने कहा भी कि मैं पूर्व सिविल सेवक भी रह चुका हूँ, भारतीय राजस्व सेवा का मेरा काडर है और मैं यहाँ पर अधिकतर समय, लेकिन मेरा बिहार यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में मेरा 10 साल का लगभग डेपुटेशन रहा, प्रतिनियुक्ति रही। तो मेरा ज़्यादातर समय यहीं बीता, अपने पेरेंट कैडर में, राजस्व सेवा में कम बीता। तो एक तो मैं सिविल सेवक हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, रहा हूँ। और जिनका आपने नाम लिया, स्वर्गीय जी कृष्णैया साहब का, काफ़ी बड़े थे हम लोग से उम्र में, तो उनके बारे में बचपन से ही या किशोरावस्था से ही काफ़ी सुना है। और वो घटना, वो दिन आज भी याद है। उस समय मैं पटना कॉलेज का छात्र हुआ करता था, यहीं जैक्सन छात्रावास में मैं रहता था। 1994 की, 1994 की बात है, जिस दिन यह घटना या दुर्घटना हुई थी या जिस दिन इस अपराध को अंजाम दिया गया था। तो वो आजकल तो पढ़ाई लिखाई का कहीं माहौल है नहीं। अब तो देखेंगे छात्रावासों में भी कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। उस समय हम लोग जब नए नए आए थे तो उस समय कुछ माहौल बच गया था। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी थे जहाँ छात्रावासों में पढ़ाई होती थी और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था। अभी के लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, आज के बच्चे कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि उस समय कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी और कितना अच्छा माहौल था। तो सभी लोग यूपीएससी की, सिविल सेवा की तैयारी करते थे, सबको आईएएस आईपीएस बनना था, मुझे भी बनना था। तो पूरे कैंपस के लिए जब यह दुर्घटना हुई थी, जब इस अपराध को अंजाम दिया गया था, तो एक झकझोर देने वाली बात थी कि भाई सबका एक सपना होता है कि सिविल सेवक बनना है, बहुत लोगों का था कलेक्टर बनना है, तो एसपी बनना है। और एक जिला अधिकारी को, एक कलेक्टर को गाड़ी से खींच करके और पीट कर मार दिया गया। इस बात को मैं प्रत्येक शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, लोगों को इसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा कि आप एक भीड़ में आपको खींच करके और आपको तब तक पीटा गया जब तक कि आप मर नहीं गए। इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत किसी इंसान की क्या हो सकती है। और वो एक महज इंसान नहीं थे, वो एक जिला पदाधिकारी थे। तो एक व्यक्ति के रूप में ये बात बिल्कुल चोट पहुंचाने वाली थी, आज से 30 साल पहले 1994 में भी, और ये आज भी है। और जो भी कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील है, जो भी व्यक्ति संवेदनशील होने का दावा करता है, मैं करता हूँ,
तो इस मामले पर चुपचाप अन्याय होते हुए देखना ये संभव नहीं है। और वो मूल कारण था, वो मूल कारण है जिस कारण से मैंने, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, एक व्यवस्था है, तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में निदान यही है कि अगर कहीं पर हमें अन्याय होता हुआ दिखे तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठावें। उसका सबसे सुलभ साधन हमारे लोकतंत्र में यही दिया गया है कि हम न्यायालय की शरण में जाएं, क्योंकि न्यायालय ही अंतिम निर्णय करेगी। तो हमने यह जनहित याचिका की है। यह बिल्कुल व्यक्तिगत कारण है, इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है, ना ही मेरे जो भी संबंधित व्यक्ति हैं। नाम लेने से डरते हैं? ना, नाम लेने से तो हम ट्विटर पे भी नाम नहीं लिखते हैं। हाँ, उसमें हमारी पार्टी, देखिए इसमें आपको एक विभेद करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी क्या करती है और हम क्या करते हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही है, पार्टी की भी अपनी रणनीति है। जब मुझसे आप एक महासचिव के रूप में पूछेंगे तो उसका जवाब भी मैं दूंगा। अभी आप अनुपम सुमन जिसने याचिका दायर की है उससे पूछने के लिए आए, तो नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। ये बात भी लेकिन समझने की आवश्यकता है कि सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, सवाल यहाँ पर आनंद मोहन जी का नहीं, सवाल यहाँ पर या उसमें और भी जितने लोग अभियुक्त थे सब तो छूट गए, बहुत सारे लोग छूट भी गए थे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति उसमें अपराधी रहे होंगे। और यह बात जो कृष्णैया साहब की जो वीडियो है वही कहती रही कि बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, बात सही थी। लेकिन सवाल ये है कि इसमें मामला, अब मैं आता हूँ व्यक्तिगत से अलग हट करके भी, एक पूर्व सिविल सेवक के रूप में भी, कि मामला बड़ा गंभीर है। हुआ क्या है कि एक जेल मैनुअल है, काड़ा हस्तक है, उसमें धारा 481 है। उसमें क्या प्रावधान है? नियम यह है कि अगर कोई कैदी है, चूँकि हमारा लोकतंत्र है, जेल का नियम यह है, किसी को कैद में रखने का एक उसके पीछे पॉलिसी ये है, अवधारणा यही है कि आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कैदियों के लिए काफ़ी इंतजाम भी किए जाते हैं, पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है, बहुत तरह की सुख सुविधाएं उनको जेल के अंदर भी, सुधार गृह, हाँ सुधार गृह ही है। तो चूंकि लोकतंत्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं, वो नियम था, उसमें बदला गया। हाँ, तो उसमें 481 धारा जो है उसमें जेल मैनुअल में कैदियों की सुख सुविधाओं की भी बात की गई है, और रेमिशन का प्रावधान भी है, मतलब रिहाई का प्रावधान भी है कि भाई किसी कैदी को अगर उम्र कैद की सज़ा भी पा रहे हैं, मृत्युदंड से हट करके उम्र कैद की सज़ा पा रहे हैं, तो उनकी भी रिहाई संभव है। अब उसमें यह प्रावधान है कि 14 साल के बाद उनकी रिहाई पर विचार होगा, स्क्रीनिंग कमेटी होगी, विचार करेगी, राज्य सरकार विचार करेगी, और उसको अगर आचरण वगैरह सब कुछ सही है तो उनको रिहाई दी जा सकती है। लेकिन धारा 481 यह कहती है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अगर उम्र कैद की सज़ा कैदी भुगत रहा है तो उसमें यह विचार, उसकी रिहाई का विचार 20 साल के बाद ही होगा। उसमें रेप है, आतंकवाद है, और ये सरकारी से अगर हत्याएं, कई प्रकार की हत्याएं, 5-6 प्रकार की हत्याएं इसमें बताई गई कि बलात्कार के दौरान हत्या कर दी गई, डकैती के दौरान हत्या कर दी गई, तस्करी स्मगलिंग के दौरान हत्या कर दी गई, और साथ ही कि भाई सरकारी ड्यूटी पर अगर कोई कर्मचारी है उसकी अगर हत्या कर दी गई, तो ऐसे मामलों में 20 साल से पहले विचार नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको रिहाई कर दिया, राज्य सरकार का अपना अधिकार है, राज्य सरकार 20 साल के बाद विचार करके उनको छोड़ना चाहे छोड़ दे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उस 20 साल का जो प्रावधान है उसको शिथिल किया गया है। और शिथिल क्या किया गया है कि वो एक ही मामले में शिथिल किया गया है। हम तो कहते हैं कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि भाई 14 साल की सज़ा सफिशियंट है, पर्याप्त हो गई और कैदी सुधर गया, तो आप धारा 481 को ही डिलीट कर दीजिए पूरे। ये हत्याओं में क्या विभेद है? अगर एक बार यह नियम बन गया, यह निर्णय हो गया कि इतनी प्रकार की हत्याओं में रिहाई आसानी से नहीं होनी चाहिए, यानी कि राज्य ने यह मान लिया कि ये हत्याएं बड़ी विभत्स किस्म की हैं, इसमें तो दया इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसे मामले में अगर या तो आप सभी हत्याओं को इक्वल फुटिंग पर कर दीजिए और धारा 481 को ही डिलीट कर देते, लेकिन सिर्फ एक प्रावधान को आपने किस आधार पर हटाया है? इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या, कैसे आपने यह तय किया कि तस्करी के दौरान की जाने वाली हत्या या डकैती के दौरान की जाने वाली जो हत्या होगी वो हत्या सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर मार देने की हत्या से ज़्यादा बड़ी हत्या होगी? इसके पीछे क्या तर्क है? तो इसको तकनीकी रूप से इसको टेलर मेड प्रोविज़न कहते हैं कि टेलर मेड
आपने संशोधन किया। टेलर मेड संशोधन का मतलब यह है कि यानी कि किसी खास व्यक्ति को या किसी खास समूह को लाभ पहुंचाने के लिए आपने यह संशोधन किया है। तो वो 13 जनवरी को या 23 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में इस तरह का वो भाषण दिए नीतीश कुमार, जब आनंद मोहन के समर्थक कह रहे थे कि आनंद मोहन को रिहा करो, तभी बोले कि उनकी पत्नी से पूछिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे तो सब जान जाएगा कि चूंकि तुम मांग कर रहे हो इसलिए ऐसा किया गया। वो तो बिल्कुल, आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राजनीति उनका पेशा है, तो उनकी राजनीति का तो यही इतिहास रहा है। अब आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनकी राजनीति का यही इतिहास रहा है। उनके साथ उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी हैं, उनके समकालीन जितने सब, उनकी राजनीति का यही इतिहास रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, वह वो किसको कब खुश करना है, किसको कब नाराज़ करना है, किसको नाराज़ करके किसको खुश करना है, यही उनकी राजनीति रही है सबकी। वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, वगैरह वगैरह जितने भी बिहार के नेता हैं, तो सबकी वही राजनीति रही है। तो एक समय जब उनको ऐसा लगा होगा कि भाई ये मामला इस तरह का सूट करेगा, तो उन्होंने अलग तरह के नियम का समर्थन किया। आज उनको लग रहा है कि मुझे इस तरीके से सूट करेगा, तो आज वो उसमें संशोधन चाहते हैं। एक बात ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये जितने भी अनुभवी नेता लोग हैं बिहार में, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। खास करके 2020 के बाद जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है। अभी भी इन लोगों को लगता है ऐसा कि बिहार के लोग, बिहार के युवक, बिहार की युवतियाँ, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के इर्द गिर्द ही घूमेंगे राजनीति में। यह नहीं है, सच्चाई नहीं है। बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा, अगले चुनाव में, अगले चुनाव में सब बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। आज का युवा, हम इसी पे पूरी बात रखेंगे कि कृष्णैया जी वाले, ये उनकी भी गलतफहमी है, लेकिन एक नैरेटिव है, क्योंकि वो उसी किस्म की राजनीति करते आए हैं, तो आदत पड़ गई है राजनीति करने की, अपराधियों का साथ लेने की, अपराधियों का साथ देने की। अब इन लोग की कोई जाति तो है नहीं, यह बात बहुत अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। और ये हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा ये अदम्य विश्वास है, इन लोगों की कोई जाति नहीं है। नीतीश कुमार की कोई जाति थोड़ी है, और लालू यादव की कोई जाति है? कोई जाति नहीं है, सामंत है, सामंत है। नीतीश कुमार कुर्मी चेतना रैली को संबोधित करते हैं। इन लोगों की समझ लेने की जरूरत है। जितने भी नकली ढोंगी नेता हैं, इनकी कोई जाति नहीं है, इनकी एक ही जाति है, अवसरवादी जाति। और जो अपराधी होता है, ये तो नकली नेताओं की बात होगी, जो अपराधी होता है, अपराधी की भी, जो क्रिमिनल होता है उसकी भी कोई जाति नहीं होती है, वो क्रिमिनल होता है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि राजपूत वोट के लिए आनंद मोहन को छोड़ा गया। ये उनकी समझ है, मुझे ये तो अपमान है ना, राजपूत जाति का ये अपमान है। राजपूत जाति को जो लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, जो राजपूत जाति के हैं, मैं भी उस जाति का सम्मान करता हूँ, मैं भी सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। अगर आपको अपने जाति में यकीन है तो हम आपका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, आपका ये निजी विश्वास है। तो ये तो राजपूत जाति के लोगों का अपमान है, क्योंकि आप यह मान के चल रहे हैं कि राजपूत जाति के जितने भी लोग हैं, या राजपूत जाति के जितने भी नवयुवक या नव युवतियाँ हैं, उनका प्रतिनिधित्व एक अपराधी करता है। ये तो यही बात हुई ना, ये तो गाली देने वाली बात हुई कि आपको लगता है कि क्रिमिनल जो है वो एक पूरे जाति की जागीरदारी उसी के पास है। ये तो अपमानजनक बात है। ये भी तो कहा जा रहा है कि वो निर्दोष थे, उनको फंसाया गया, तो अपराधी नहीं हुए। ये तो इस पर ये तो कुतर्क है ना, निर्दोष होने का क्या सवाल है। शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं, अगर आप भारत के संविधान में यकीन करते हैं, लोग तो संविधान बचाओ आंदोलन चलाते हैं ना, हर जगह इनके स्पीच में आता है कि संविधान को बचा देना है, संविधान खतरे में है, हाँ खतरे में है। तो अगर आप संविधान में यकीन करते हैं, तो यानी कि संवैधानिक संस्थाओं में यकीन करते हैं, तब आप यहाँ की न्याय प्रणाली में यकीन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो भी प्रणाली है उसी सिस्टम से आप भी चुन के आए हैं। चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं, तो आपकी कोई पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। शिवानंद तिवारी हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि जी कृष्णैया की गलती है, वो मुजफ्फरपुर की तरफ से क्यों गए, वो गलती कसूरवार जिम्मेदार खुद हैं। और जी कृष्ण, लेकिन मुझे हंसी आती है, आनंद मोहन निर्दोष हैं, और ये गुस्से वाली ही हंसी है। ये इन लोगों की बात, तो शिवानंद तिवारी का क्या जनाधार है, विदूषक टाइप के नकली नेता रहे हैं, जिंदगी भर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की है, बाप दादाओं के आधार पर राजनीति चलती रही है, उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके।
वो तो किस दल में है ये भी नहीं पता चलता है। कभी इसमें रहेंगे, कभी उसमें रहेंगे, कभी उधर रहेंगे, और इसी से जाति सिद्ध हो जाती है। आप ही की बात को मैं रख रहा हूँ। वो तो एक खास जाति के हैं, तो वो दूसरी जाति वाले दल में कैसे हैं फिर? वही इसलिए मैंने कहा इन लोगों की कोई जाति नहीं है, इन लोगों का एक बस अवसरवाद, कैसे सत्ता मिल जाए वही इनकी जाति। ये तो इससे ज़्यादा अपमानजनक बात और क्या होगी? ऐसी बातों पर अगर लोगों का खून नहीं खौलता है तो कब खौलेगा? ये बोल रहे हैं कि ये क्या कहना चाहते थे, ये क्या कहना चाह रहे थे कि एक कलेक्टर को दुम दबा के वहां से भाग जाना चाहिए, यही कह रहे हैं ना। एक सरकारी अधिकारी अगर ऑन ड्यूटी है, इसलिए क्या मसूरी में प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए क्या लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए क्या सरदार पटेल अकादमी में प्रशिक्षण मिलता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो तो दुम दबा के भाग जाना चाहिए। बोले छपरा तरफ से उनके अंगरक्षक को भीड़ में घसीट करके पीटा जा रहा था। उनके ड्राइवर ने कल इंटरव्यू में कहा है ना कि साहब बच जाते, मैं गाड़ी लेके भाग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं रोको, क्योंकि उनको उनके अंगरक्षक के जान की चिंता थी। उनका अंगरक्षक किस जाति का था तो मुझे नहीं पता है, शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि जी कृष्णैया साहब ने, स्वर्गीय जी कृष्णैया साहब ने, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की होगी कि ये किस जाति का है जो मारा जा रहा है, और वो बचाने के लिए गए, और उसमें सभी लोग बच गए, सिर्फ उन्हीं की मौत हुई। नीतीश जी तो जाति देख रहे हैं मारने वाले हत्यारे की। ये तो स्वयं सिद्ध है। नीतीश जी तो राजनीति कर रहे हैं, सॉरी हमारी पार्टी की वो पॉलिसी नहीं है, गंदी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति शब्द को बदनाम कर दिया गया है, वो अवसरवाद का उनका अपना तरीका है। लेकिन मुझे, चूँकि मैंने उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है, उनके शासन में, उनके अधीन बहुत दिनों तक काम किया, उनके कार्यालय में काम किया है मैंने 5 साल तक, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। ये लेकिन थोड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस चीज़ के लिए, चाहे जो भी हो, उनकी जो भी आलोचना हो, जो भी, इस चीज़ के लिए नीतीश जी प्रसिद्ध रहे हैं। जो वो जुमले में बोलते भी हैं, हालांकि उस जुमले का जुमला ही है, पालन नहीं करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से वो फंसाते भी हैं, अपने सुविधा के हिसाब से बचाते भी हैं, लेकिन वो जनरली उनका ये बयान रहता है। लेकिन ये है कि नीतीश जी इस तरह के काम के लिए नहीं जाने जाते हैं। जो काम आज उन्होंने कर दिया है, ये तो विभत्स है, लज्जाजनक है, अपमानजनक है, इससे घटिया बात तो हो ही नहीं सकती है। ये तो उन्होंने जो कुछ भी 2 पैसे का नाम कमाया था काम करके 2005 के बाद, ये श्रेय तो उनको देना पड़ेगा, कि कहना पड़ेगा हाँ भाई उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति की, उनकी राजनीति की अलग खामियां हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। आज भले उन्हीं लोगों के साथ मिल गए, तो जिस चीज़ को उन्होंने बिहार में संदेश दिया था, जिस चीज़ के लिए जनता ने उनको चुना था, वो पन्ना तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। वो तो उन्होंने तो फिर से कानूनी रूप से स्थापित कर दिया कि हम कानूनी रूप से जंगल राज लेकर के आ रहे हैं, गुंडा राज लेकर आ रहे हैं। जंगल राज नहीं, गुंडा राज। अच्छा, आप लंदन वगैरह भी खूब जाते हैं। ग्लोबल अंबेडकर राइट लंदन चैप्टर, इस संस्था ने भी इस घटना का विरोध किया है। इस तरह का कानून बनाने के बाद लंदन में विरोध हो रहा है। नहीं होगा, तो एक प्रधानमंत्री बनने की मंशा है और दुनिया भर में छवि खराब हो गई। लंदन, हम लोग को लगता है ऐसा कि खास करके बिहार में लोग को लगता है कि लंदन, पेरिस वगैरह मतलब किसी अलग ग्रह की बात हो रही है। नहीं, आपकी बात नहीं, मतलब बोल रहा हूँ, वहाँ संवेदनशीलता है। वहाँ अगर ऐसी घटना हो जाती, जैसी घटना स्वर्गीय जी कृष्णैया साहब के साथ हुई, तो सरकार गिर जाती। एक मामूली नागरिक की हत्या हो जाती है, किसी एक अमेरिकी नागरिक की किसी देश में हत्या हो जाती है, तो पूरा अमेरिकी प्रशासन उस देश पर हमला कर देता है, एक व्यक्ति के लिए। ब्लैक वाले के लिए हुआ। यहाँ एक पदाधिकारी की हत्या हो गई और उस पर अब ऐसी घटिया बातें हो रही है। एक बात मुझसे छूट गया कहना के लिए, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो हम बात को रख भी रहे हैं माननीय न्यायालय के सामने, कि मूल बात क्या है। जब आप एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करते हैं तो आप मूलतः राज्य पर हमला कर रहे हैं,
स्टेट की मशीनरी पर हमला कर रहे हैं। एक जो सरकारी कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी है वो क्या कर रहा है, वो राज्य के स्टेट के फंक्शन को, स्टेट के कार्यकलाप को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आपने उसको तमाचा मार दिया तो आपने राज्य के चेहरे पर तमाचा मार दिया, पूरे सिस्टम पर तमाचा मार दिया। और आपने अगर उसकी हत्या कर दी मतलब आपने पूरे सिस्टम की हत्या कर दी। तो ये तो इसी तरह का बयान दिए थे तब लालू यादव जब हत्या हुई थी। अब ऐसी घटनाओं पर, ऐसी विभत्स घटनाओं पर तो किसी भी प्रकार के रहम की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो आपने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो संस्था है लंदन में उसकी चर्चा की, तो वहाँ तो अलग माहौल है। वहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी अलग रिस्पेक्ट है। हम लोग तो, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो वहाँ वहीं के वो स्टूडेंट रहे, वहीं से उन्होंने पीएचडी की अर्थशास्त्र में, दूसरी पीएचडी जो की, पहली तो उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी। तो वहाँ अभी भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जब जी कृष्णैया जी की हत्या हुई थी तब उनकी पत्नी लालू यादव के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी जी। लालू यादव मुख्यमंत्री थे जी। ये कह रही थी मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, न्याय करिए। लालू यादव बाद में क्या किए, इनके पति के हत्यारे की पत्नी को, बेटा को अपनी पार्टी से टिकट दिए। और जब राजद की सरकार आई नीतीश के साथ, तो इनके पति के हत्यारे को बचाने के लिए कानून बना दिए, कानून बदल दिए। तो इसमें सिर्फ नीतीश दोषी नहीं है जी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ये तस्वीर देखिए, ये सोची होगी कभी कि मेरे पति के हत्यारे को बचाने के लिए यही लालू यादव। नहीं, हमने जो याचिका दायर की, आप बात एक ही व्यक्ति की हो जा रही है चूंकि वो प्रमुख कांड है, लेकिन चूंकि वो अधिकारी रहे थे तो उनकी चर्चा भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ और भी लोग जेल से छूट रहे हैं उसी प्रावधान के तहत। वो भी कोई सत्संग करके जेल नहीं गए थे, वो भी कोई विभत्स हत्या करके ही और किसी निर्दोष की हत्या करके ही वहाँ पहुँचे होंगे। उन सब को छोड़ा जा रहा है। तो ये बात तो सिस्टम का। और आपने उनकी मैडम जो हैं उमा देवी जी, कृष्णैया साहब की पत्नी, उनकी चर्चा की। मैंने उनका एक साक्षात्कार देखा, जो पहला साक्षात्कार उन्होंने एक चैनल को दिया है जब ये बात हुई। वो साक्षात्कार पूरे बिहार को देखना चाहिए। पूरे बिहार के युवक और युवतियों को विशेष करके वो साक्षात्कार देखना चाहिए कि एक संवेदनशील व्यक्ति, एक ग्रेसफुल व्यक्ति, एक ग्रेसफुल महिला होने का मतलब क्या होता है। उस साक्षात्कार में इतना हो जाने के बावजूद उन्होंने कहा कि बिहार के लोग, पहले भी उन्होंने कई साक्षात्कार में कहा, हत्या होने के बावजूद भी, कि बिहार के लोग बड़े अच्छे हैं, जहां हम लोग रहे वहां हम लोगों को बहुत इज्जत मिली, सब लोग अच्छे हैं। ये कुछ गुंडे और हत्यारों का काम है, हमें वहाँ की सरकार से भी कोई शिकायत नहीं है। आज भी वो नीतीश कुमार को नीतीश जी के नाम से कह रही है कि जरूर नीतीश जी को किसी ने भड़काया। वो सम्मान सोचिए, जिनके पति को बिल्कुल दुर्दांत तरीके से जिसकी हत्या कर दी, उनके मन में स्टेट के प्रति, स्टेट के लोगों के प्रति क्या रिस्पेक्ट है। आज के माहौल में जब एक राज्य के लोगों की दूसरे राज्य में पिटाई हो रही है और जब घृणा का माहौल है, उनके मुंह से घृणा का एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी भी वो यही बोल रही हैं कि नहीं, सरकार ने जो करना था किया, लेकिन हमको न्याय प्रणाली में यकीन है और हम चाहते हैं कि अपराधी जो है, अपराधी की जाति अपराधी है, अपराधी को सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हाँ, जाना भी चाहिए। एक इस सवाल से बातचीत खत्म करते हैं कि आईएएस एसोसिएशन बहुत बाद में जागा जी, और आप भी ट्वीट किए थे, उसके बाद रिट्वीट भी आप किए उसको कि देर कर दी। आंध्रा के आईएएस एसोसिएशन ने खेत पर ये इसका विरोध किया। बगल राज्य है हमारा झारखंड के आईएएस एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया। बिहार के आईएएस एसोसिएशन ने कुछ नहीं कहा इस पर, जबकि बिहार में वो ड्यूटी कर रहे थे। ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए जाके हमसे। यहाँ आईएएस एसोसिएशन का कार्यालय भी है, पदाधिकारी भी हैं। तो वहाँ हम गए थे, कोई मिले नहीं एयरपोर्ट के पास। जो व्यक्तिगत पदाधिकारी हैं वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता पे तो इस बात पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेवा में है। वो तो जो सिविल सेवा का नियम है उसके अधीन वो कुछ इस पर वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। ये बात समझ में आती। कुछ भी करना है तो उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब सेवा में रहते हुए तो आप राज्य के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है, इसलिए मैंने भी जो अपने तरफ से प्रयास किया था, तो मैंने आईएएस एसोसिएशन से यही प्रार्थना की थी, कम से कम इस मुद्दे को तो आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है सबके नज़रों के सामने। तो मैं इसलिए मैंने शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा हुआ कि उन्होंने
उस मुद्दे को उठाया। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उनसे अपेक्षा तो की जाती है। सब लोग बिहार को सुधारने की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी तो है नहीं, एक या दो व्यक्ति की, आपकी या मेरी या किसी और की, सबकी है। तो जो बिहार का आईएएस एसोसिएशन है उसको तो निश्चित रूप से इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए, तो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पीआईएल दाखिल किए हैं, इन्होंने भी दाखिल किया है। 2 और लोग हैं जो दाखिल कर चुके हैं पटना में पीआईएल। तो पीआईएल के बाद ये भी संभव है कि वापसी हो सकती है आनंद मोहन की, कि फिर से वो जेल जा सकते हैं अगर इनके पक्ष में फैसला आया उस तरह का। तो पूरी बातचीत को लेके आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।